नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IIT-JEE 2010 का पेपर 2 का फिजिक्स सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 56 जो कि एक मैथ द कॉलम है। इस मैथ द कॉलम में हमें दिया हुआ है टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ3 हैव ए सॉलिड लेंस शेप्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। कॉलम 2 में कुछ लेंसेज बने हुए हैं और कुछ रेज दिखाई गई हैं। कॉलम 1 में हमें करस्पॉन्डिंग रिलेशन निकालना है कि कौन सा म्यू बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कॉलम अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉलम 2 में हमारा क्वेश्चन है और कॉलम 1 में उसके आंसर है। तो हम कॉलम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो जैसे टी ऑप्शन में बना हुआ है फिगर, एक μ2 सॉलिड लेंस है, बाहर से रे आ रही है μ1 से और ये फाइनली जा रही है μ3 में। और यहां से जो ये रे बनी हुई है, ये रे का शेप कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहां पे रे का रिफ्रैक्शन हमें कंसीडर करना है और ये रिफ्रैक्ट होकर आगे वाली रे स्ट्रेट निकल जा रही है। तो इतनी इंफॉर्मेशन से हमें μ1 μ2 और μ3 में रिलेशन पता करना है। तो स्नेल्स लॉ से हमें एक बात हमें जो ध्यान होनी चाहिए वो ये कि भाई अगर रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि रे नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो रही है या उससे अवे बेंड हो रही है। तो इस पॉइंट पे अगर हम खास ध्यान से देखें तो यहां पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस लेंस का जो नॉर्मल है इस सरफेस पे, ये नॉर्मल कुछ इस तरह से निकल के आएगा। और ये अगर इस रे को देखें ध्यान से, ये रे स्ट्रेट जा रही थी लेकिन ये किधर की तरफ बेंड हो गई, ये नॉर्मल की तरफ हल्की सी बेंड नजर आ रही है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब है कि μ2 जो है वो μ1 से बड़ा होगा। तो एक इंफॉर्मेशन हमें मिली कि भाई μ2 इज ग्रेटर देन μ1। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि भाई सेकेंड वाले सरफेस पे कोई भी रे में डेविएशन नहीं आ रहा है, वो रे एकदम स्ट्रेट निकल जा रही है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब μ2 और μ3 की वैल्यू इक्वल हो। तो ये μ2 इज इक्वल टू μ3 आ जाएगा। तो अगर P के करस्पॉन्डिंग आंसर्स देखे जाएं तो P ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग आंसर्स हो जाएंगे हमारे μ2 ग्रेटर देन μ1 गिवन है हमको आंसर A में, और μ2 इक्वल टू μ3 गिवन है हमें आंसर C में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह Q ऑप्शन। Q ऑप्शन में भी एक लेंस बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ2 है, μ1 से रे आ रही है और μ3 में जा रही है। रे कुछ इस तरह से बनी हुई है, यहां से ये रे आती है स्ट्रेट, एक डेविएशन यहां पे हो रहा है और एक डेविएशन यहां पे हो रहा है। दो बार डेविएशन हो रहा है यानी वैल्यूज इनकी डिफरेंट होंगी, इक्वल कहीं पे भी नहीं बोल सकते हैं। फिर से अगर हम यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पहली सरफेस पे, तो नॉर्मल इस बार अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है यानी कि μ2 की वैल्यू μ1 से कम रही होगी। तो एक रिजल्ट हमारा आया μ2 इज लेस देन μ1। सेकेंड सरफेस पे अगर नॉर्मल बनाएंगे तो सेकेंड सरफेस प्लेन सरफेस है तो नॉर्मल ये बनेगा। यहां पे भी देखेंगे अगर हम तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, रिफ्रैक्टेड रे ज्यादा एंगल बना रही है यानी अगेन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही है, यानी अगेन हम बोलेंगे कि भाई μ3 की वैल्यू μ2 से कम रही होगी। और इन दोनों इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखते हैं तो μ2 लेस देन μ1 का आंसर हो जाएगा हमारा B इसमें, और μ3 लेस देन μ2 का आंसर हो जाएगा हमारा D। नेक्स्ट में सिमिलर मेथड नेक्स्ट में भी लगाएंगे R ऑप्शन में। तो R ऑप्शन में फिर से एक लेंस गिवन है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, बाहर μ1, यहां पे μ3। अब यहां से जो रे आ रही है एक स्ट्रेट रे आ रही है और ये स्ट्रेट रे की बेंडिंग इस तरह से दिखाई गई है। सेकेंड सरफेस पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं है। तो यहां पे अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ध्यान से देखें इस बार इसका नॉर्मल सेंटर इस तरह आएगा। तो यहां पे अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो वो नॉर्मल कुछ इस तरह से बनेगा।
एंगल देखना चाहे अगर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें कंपेयर करना होगा। तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल ज्यादा है, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल कम है, यानी रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो रही है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो रही है, यानी कि एक इंफॉर्मेशन मिली कि μ2 विल बी ग्रेटर देन μ1, μ2 ग्रेटर देन μ1, मतलब आंसर हमारा ए हो गया। सेकेंड इंफॉर्मेशन अगेन कि μ2 और μ3 सेकेंड सरफेस पे किसी भी तरह का कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो μ2 विल बी इक्वल टू μ3, ये दोनों इक्वल होंगे, और μ2 इक्वल टू μ3 में आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट एस ऑप्शन अगर देखें, तो एस ऑप्शन में अगेन एक लेंस गिवन है, एक ही टाइप के हैं सारे ऑप्शंस, μ2, μ1, μ3। यहां से जो रे आ रही है, पहला रिफ्रैक्शन इसका पहली सरफेस पे हो रहा है और ये इस तरफ बेंड होते हुए दिखाई गई है, और सेकेंड वाले रिफ्रैक्शन में भी ये इस तरह से बेंड हो रही है। ध्यान से देखिए, अगर नॉर्मल बनाएंगे फिर से इस पॉइंट पे, तो ये नॉर्मल इस तरह से बनेगा, इंसिडेंट रे के साथ एंगल रिफ्रैक्टेड रे का एंगल ज्यादा नजर आ रहा है, यानी ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही है। तो यहां से एक इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट μ2 इज लेस देन μ1, रे हमारी डेंसर से रेयर में जा रही है। फिर से अगर हम यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें प्लेन सरफेस पे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर कंपेयर करेंगे, तो अगेन रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे से ज्यादा एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कि μ3 इज लेस देन μ1, तो μ3 लेस देन μ2, तो μ2 लेस देन μ1, μ3 लेस देन μ2। तो फिर से इसके आंसर्स, एक आंसर इसका बी और एक आंसर इसका डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टी ऑप्शन में एक लेंस गिवन है हमें, इस लेंस में इधर से रे आ रही है और ये इस तरह से बेंड हो जा रही है, सेकेंड सरफेस पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं है, ये μ2 हो गया, μ1 हो गया, μ3 हो गया। तो फर्स्ट सरफेस पे अगर हम नॉर्मल बनाएंगे, तो फर्स्ट सरफेस पे नॉर्मल इस तरह से आएगा, एंगल देखें ध्यान से फिर से, तो ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल ज्यादा बन रहा है, तो फिर से हम ये बोलेंगे भाई कि μ2 इज लेस देन μ1, सेकेंड सरफेस पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं है, तो यहां पे μ2 और μ3 की वैल्यू सेम होगी, तो μ2 लेस देन μ1 हो गया आंसर बी, μ2 इक्वल टू μ3 हो गया आंसर सी। अब हमें क्वेश्चंस हमारे कॉलम 2 में थे, आंसर्स हमारे कॉलम 1 में है, लेकिन हमें ऑप्शंस हमें कॉलम 1 के अकॉर्डिंग फिल करने हैं। तो अगर हम ए ऑप्शन देखें कि ए ऑप्शन किसमें आ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो ए ऑप्शन आ रहा है, पी में आ रहा है और आर में आ रहा है, यानी ए का आंसर हो गया पी एंड आर। बी में देखें तो बी आ रहा है, क्यू में आ रहा है, एस में आ रहा है और टी में आ रहा है, तो बी के आंसर हो गए क्यू एस टी। सिमिलरली सी देखेंगे तो पी आर टी में और डी देखेंगे तो क्यू एस में।